नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गोविंद आप सभी का इस प्यारे से YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत करता हूं और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ अच्छे होंगे। हम लोग हिंदी मीडियम यानी हिंदी माध्यम की क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं और हिंदी माध्यम की जो क्लास होगी ये कक्षा 10 के लिए होगी और कक्षा 10 के लिए जो होगी उसमें हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, गणित। और गणित की जो बात करने चल रहे हैं वो गणित बेसिक से होगा यानी चैप्टर 1 से होगा और चैप्टर 1 जो हमारा होगा वो रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। इसमें हम लोग पहले संख्याओं के बारे में समझते हैं कि संख्या होती क्या है, संख्या बनती कैसे है और कितने प्रकार की होती है। फिर इससे जोड़ते हुए चीज़ों को हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। पहले बेसिक बातें समझते हैं फिर एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। बेसिक बात में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। नंबर से पहले हम बात कर लेते हैं डिजिट की। डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो जब भी हम किसी भी नंबर को लिखने के लिए जो हम स्वतंत्र अक्षरों या संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग अंक कहते हैं। कौन कौन से होंगे, ये बेसिकली हमारे पास 10 होते हैं। इनकी संख्या जो होती है 10 होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं स्वतंत्र संकेत लिखे हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हम अंक पढ़ते हैं, डिजिट पढ़ते हैं। और इनकी संख्या जो होती है, इनकी कुल संख्या जो होती है वो होती है 10। कुल संख्या इनकी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर हम इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाए, अंकों के प्रयोग में करके अगर हम इनको साथ साथ लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नंबर मिलता है, संख्याएं मिलती हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए नंबर क्या होता है, संख्याएं क्या होती हैं या संख्या क्या होती है, तो हम बता सकते हैं किसी भी व्यक्ति को कि क्या होता है जब हम अंकों को एक साथ 2 या 2 से अधिक, ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अंकों को जब एक साथ लिखते हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लो क्या हो जाएगा हमारे लिए, जैसे मैंने कहा 1 और 0 को मिलाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 10। अपने आप में क्या है, ये एक संख्या है। मैंने कहा अगर मैं 2 3 4 को मिलाता हूँ तो उसको पढ़ते हैं 234। अपने आप में क्या है, ये एक संख्या है। मैंने कहा ऐसे 999 भी लिख दें तब भी ये क्या है, एक अपने आप में संख्या है। इसका मतलब जब भी हम अंकों को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं तो मुझे संख्याएं प्राप्त होती हैं, नंबर प्राप्त होते हैं। तो बात कर लेते हैं फिर नंबर होते कितने हैं। सर अगर हम नंबर को पार्ट में बांटे, संख्या को पार्ट में बांटे तो संख्या के 2 पार्ट होते हैं। एक तो वो पार्ट होता है जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं, रियल नंबर, जो हमें चैप्टर में पढ़ना भी है। और इसका एक और पार्ट होता है जिसको हम इमेजिनरी कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर, या इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको सम्मिश्र संख्या या काल्पनिक सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं, सम्मिश्र संख्या। इसमें होता क्या है, वास्तव में जो हमारे अंदर रूट में जो भी हम लोग मान निकालते हैं जिसका रूट वैल्यू किसमें आ जाए, नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव मतलब मैंने कहा कुछ -1 आ जाए। -1 ही हमेशा आएगा क्या, नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस में वैल्यू आता है, जैसे मैंने कहा रूट में 5 लिखा हो और रूट में 8 लिखा हो, कुछ ऐसे लिखा हो, इसे हम लोग सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये आपको ये जो चैप्टर है सम्मिश्र संख्या का, एक चैप्टर आपको मिलेगा, वो भी 11th क्लास में मिलेगा, जिसमें हम लोग इसको आयोटा से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, जिसमें आई का मान होता है रूट के अंदर -1। ये हमें 11 में देखने को मिलेगा। जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो रियल नंबर का पार्ट पढ़ने चल रहे हैं। और रियल नंबर होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। पहले हम लोगों ने समझा कि अंक क्या होते हैं। अंक वे स्वतंत्र संकेत होते हैं जिनकी मदद से हम संख्याओं को बनाते हैं या प्रेजेंट करते हैं। उनकी संख्या होती है कितनी है, 10 होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास कुल 10 संख्या होती है। अगर इनको हम 2 या 2 से अधिक क्या भी से कहते हैं, या फिर पर्टिकुलर अगर हम सिंगल भी लेते हैं तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 10 234 हो गया, 999 यानी 999 हो गया। ये अपने आप में क्या है, संख्या। ऐसे बड़ी भी संख्याएं बना सकते हैं और छोटी भी संख्याएं बना सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं नंबर क्या होते हैं। नंबर मैंने कहा नंबर को अगर हम बात करते हैं, नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया। नंबर को पार्ट में अगर बांटे तो नंबर के 2 पार्ट होते हैं। एक तो रियल नंबर पार्ट होता है जो हमें पढ़ना है 10th में, और एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो सम्मिश्र संख्या, या इसी को हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में नाम से भी जानते हैं, काल्पनिक संख्या के नाम से भी जानेंगे इसको। ये जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो 11th क्लास में होगा, जहाँ पे एक आयोटा करके आई करके लिखा होगा, इसका मान होता है रूट में -1। ये 10th लेवल में नहीं है, जो 10th लेवल में है वो रियल नंबर है। अगर हमसे कोई पूछ ले रियल नंबर होता क्या है, तो रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जब भी किसी नंबर को अगर हम डिनोट करने की बात करते हैं, व्यक्त करने की बात करते हैं, जैसे हम लोग क्लास 9 में पीछे पढ़ के आए हैं। क्लास 9 में हम लोगों ने क्या सीखा, अगर कोई हमारे पास नंबर लाइन होती है, कोई हमारे पास नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन में बीच में क्या होता है, 0। इस नंबर लाइन पर हम लोग क्या होता है, किसी भी नंबर को
क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे मैंने कहा 0 से 1 है, 0 से अगर ये 1 है तो इनके बीच में भी क्या होता है, छोटे छोटे आपने देखा होता है 10 खाने होते हैं। और अगर ऐसे और देखा जाए इसको ध्यान से तो इनके बीच में भी क्या होता है, कई खाने होते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा जब हम किसी भी संख्या को या नंबर को नंबर लाइन पे क्या करते हैं, दिखाते हैं, संख्या रेखा पर दिखाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। मतलब रियल नंबर पूछा जाए क्या होता है तो हम कह सकते हैं वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये बात हो गई वास्तविक संख्या की। इसके बाद इसकी एक और परिभाषा होती है, इसकी डिफिनेशन ये होती है कि जब हम परमेय और अपरमेय, ये क्या होता है अभी हम आगे थोड़ा सा आगे समझेंगे कि परमेय और अपरमेय क्या होता है। अभी हमें समझते हैं, अब इसमें बात समझते हैं संख्या किसको दिखा सकते हैं। तो हमारे पास जितने नंबर होते हैं इनको छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं हम सभी को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जिनको संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं वो वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। तो वास्तविक संख्या के हम पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब इसके पार्ट की बात करेंगे हम लोग किसके, वास्तविक संख्या के पार्ट की, तो इसका जो पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं, प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या होती क्या है, देखो जब हम बात कर लेते हैं प्राकृत, देखो एक तो पहली बात हमारे आसपास जो है माहौल, ये भी वातावरण जो है ये प्राकृतिक ही तो है। तो प्राकृतिक या प्राकृत दोनों बातें एक ही है। आज जब प्राकृतिक की बात होती है तो प्राकृतिक में गणना कैसे हुई, गिनती कैसे हुई। जैसे अगर हम लोग बेसिकली कहीं बैठे होते हैं या मान लो कुछ भी देख रहे होते हैं, तो कभी जैसे अगर मान लो अगर किसी के साथ हम जा रहे हो और आगे सामने से कोई ट्रेन गुजर रही हो तो हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। क्या काउंट, उनके डिब्बों की काउंटिंग। और काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो मतलब जब भी हमारे मुख से किसी भी वस्तु को गणना करने के लिए कुछ वर्ड निकलता है तो वो निकलता कहाँ से, 1 से 1 2 3 4 5। जैसे अगर हम कभी कभी देखते हैं अपने वातावरण में या आसपास माहौल में देखते हैं, कभी चिड़िया देखते हैं, चिड़िया कई सारी होती है तो उनकी गणना करने स्टार्ट करते हैं 1 2 3 ऐसा। तो जब भी हम गणना पर्पज से, काउंटिंग पर्पज से किसी भी नंबर को स्टार्टिंग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, अगर हम ये कह सकते हैं वह संख्या जिनसे प्रायः वस्तुओं की क्या होती है, गणना की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम इसको डिनोट करने की बात करते हैं तो इसे हम लोग कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, नेचुरल नंबर कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। और एन का जो मान हो जाएगा वो होता है 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास आ गई प्राकृतिक संख्या, नेचुरल। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट होता है, अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं पूर्ण संख्या का नाम, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर की बात करते हैं। पूर्ण संख्या, अगर हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या में जो होगा हमारे पास, जब हम प्राकृत संख्या में क्या कर लेते हैं, 0 को शामिल कर लेते हैं। मतलब प्राकृत संख्या हमारे पास क्या, 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट तक। जब इसी में एक नंबर और ऐड कर लेते हैं जिसको कहते हैं 0, मतलब जब हम काउंटिंग स्टार्ट करें, पहले बात तो काउंटिंग 0 से होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी को लिखने की बात करें तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो उसे हम लोग कह देंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या की बात कर देंगे। तो ये हमारे पास पूर्ण संख्याएं होंगे जिसकी स्टार्टिंग कहाँ होते हैं, 0 से। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा नंबर बनता है वो तीसरा हमारे पास होता है जिसका नाम है पूर्णांक, इंटीजर पूर्णांक, जिसको अगर हम डिनोट करने की बात करते हैं तो कभी कभी इसको हम आई से डिनोट करते हैं या फिर जेड से, आई या जेड से डिनोट करते हैं। अगर हम आई या जेड की बात करते हैं, पूर्णांक होता क्या है, जब हम किसी नंबर में क्या करते हैं भैया, 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर का हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव, नेचुरल नंबर पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा धनात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ साथ हम लोग ऋणात्मक क्या लेते हैं, प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। जब कभी हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ साथ 0 को भी शामिल कर लेते हैं
तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसमें दो बातें आती है, एक तो धनात्मक पूर्णांक होता है और एक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ये पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे की। हम लोग क्या कर रहे हैं? वास्तविक संख्याओं का पार्ट देख रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। तो ये जो क्लास है, एक बार फिर से बात बता देते हैं, ये जो क्लास है आपको पूर्णतः क्या होगा? निःशुल्क होगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक खास बात यह भी है कि यह जो सीरीज चल रही है 10th के, ये 2025 बैच के लिए है, 2025 बैच के लिए है। जो हमारे पास 2024 और 25 का बैच है 10th का जो 2024-25 का बैच है, इसके लिए है। और ये आपकी क्लास बिल्कुल क्या होगी? फ्री होगी। आपको करना क्या है? बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी से अच्छी बनानी है। और इस बार हमारा हिंदी माध्यम होगा इसका, और हम लोग इसमें बेसिक से बात करने वाले हैं। बेसिक का मतलब हो जाएगा, पहले हम लोग चैप्टर के बारे में समझेंगे। सबसे अच्छी बात तो यही, चैप्टर के बारे में समझते हैं। जब आपको चैप्टर के बारे में समझ में आ जाएगा तो सवाल तो आप खुद ही लगा ले जाओगे। और 2024-25 में जो है ना, यहाँ पे थोड़ा देखना आप सिलेबस में जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कई सारे एक्सरसाइज जो हटा दिए गए हैं। मतलब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो रेफरेंस बुक होगी, और वो बुक क्या होगी? राजीव की होगी। राजीव प्रकाशन की है एक बुक, जिसको हम आपको लिए भी है, दिखा देते हैं। ये कुछ ऐसा होगा, ये राजीव प्रकाशन की बुक है, और इसमें से हम लोग कंप्लीट पढ़ने चल रहे हैं। एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक होगी। इसमें खास बात ये है कि इसमें कुछ सवाल एक्स्ट्रा भी होते हैं, एक्स्ट्रा के साथ साथ इसमें एनसीईआरटी रेफरेंस भी मिल जाता है, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और उसके अलावा हमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो राजीव के लिए, राजीव की बुक से हम लोग क्या करते हैं कि इसको कंप्लीट करते हैं इस बार 2024 और 25 बैच को। अगर आप कहोगे, अगर आपके पास और भी कोई दूसरी बुक है, आप कमेंट करोगे तो उसके भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? बताएंगे। तो नंबर की बात कर रहे थे। नंबर में हम लोगों ने पूर्ण देख लिया, पूर्णांक देख लिया और प्राकृतिक देख लिया। इसके आगे बढ़ते हैं, एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा? पहले तो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में समझ लिया, पूर्ण संख्या समझ ली, और उसके बाद हम लोग पूर्णांक देख लिए। पूर्णांक के बाद थोड़ा सा और इनको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये परिमेय क्या होता है। परिमेय, जिसको हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या क्या है? जब हम किसी संख्या को क्या करते हैं? p/q के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। मतलब क्या है p/q? मतलब जब किसी संख्या को क्या करते हैं? p/q के रूप में लिखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं, बात क्या है? वो बात यह है कि जो ये डिनोमिनेटर है क्यों, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। मतलब मैंने कहा जब आपको क्या किया जाए भैया, परिमेय संख्या हम लोग लिख रहे हैं। परिमेय संख्या में जब किसी संख्या को हम लोग अंश और हर के रूप में, अंश और हर, ये अंश है और ये क्या है भैया? ये अंश है हमारा, और ये क्या है? हर है हमारा। तो जब किसी संख्या को अंश और हर के रूप में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बात यह है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां अगर हमसे पूछा जाए ये p और q क्या है, तो हम कह सकते हैं जहां p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। याद रखेंगे, p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, p, q बिलोंग टू यहाँ z। p और q बिलोंग टू क्या हो जाएगा? z। मतलब p भी z का नंबर होगा, z मतलब पूर्णांक का, और q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। मतलब ये प्लस में भी हो सकता है और क्या हो सकता है? माइनस में भी हो सकता है। अच्छा, z में क्या होता है? 0 भी तो आता है, लेकिन मैंने कहा 0 को नहीं लेना है आपको। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल पूछा जाए हमसे, तो जैसे हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? 1/2 या 3/2 या 4/5 या 7/8, कुछ ऐसा एग्जाम्पल, या माइनस का 3/4, या माइनस का ये भी कह सकते हैं 0/1 भी लगा सकते हैं, या 4 अकेले लिखा हो तो 4 के अपान में हम 1 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बात ये, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो इसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इसलिए कभी भी अगर आपको डिवाइड में लगाना है, डिनोमिनेटर लगाना है, तो आप 1 लगा सकते हो। 1 से हम किसी भी संख्या को भाग कर सकते हैं, और 1 से किसी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? गुणा भी करा सकते हैं। जैसे मैंने कहा 5 × 1,
तो कोई दिक्कत नहीं, 5 1 जा 5, 5 मतलब 5 ही मिलने वाला। अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो तब भी ये 5 ही मिलने वाला है, तो हम डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है, अपने आप में रेशनल नंबर है। अगर हम ये समझा जाए, अगर 1 लगा सकते हैं तो अपने आप में ये भी तो हुआ। फिर तो जितने रेशनल, जितने परमेय संख्याएं होती है, सॉरी जितने हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी क्या है, परमेय है। प्राकृतिक भी परमेय है तो पूर्ण भी क्या हो जाएगी, परमेय है। पूर्ण परमेय है, उसके साथ साथ हम पूर्णांक भी परमेय कह सकते हैं। तो ये भी बात समझ में आ गई। फिर तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं, वो ग्राफ हमारे लिए क्या हो जाएगा सर, अगर हम कहते हैं ये नेचुरल नंबर है, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है जिसको n से डिनोट करते हैं, तो जितने भी n होंगे वो होल नंबर में आएगा, w होल नंबर में आएगा। मतलब क्यों, क्योंकि भैया इसमें 0 से स्टार्टिंग होती है, इसकी 0 से स्टार्टिंग होती है। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर में आएगा, लेकिन होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। मतलब पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक पूर्ण हो सकता है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं फिर तो जितने भी नेचुरल है और जितने भी होल है वो सभी क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, मतलब पूर्णांक हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। और जितने भी पूर्णांक हैं उन सबको हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, परमेय है। ये सभी क्या है, परमेय। तो हम ये, अगर हमसे कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, कभी कभी जो OMR बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यस। क्या सभी पूर्ण प्राकृतिक होती है, तो नो। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ बड़ा है और ये छोटा है, तो ये सब इसमें नहीं आ सकते, लेकिन ये इसमें, ये जो नेचुरल नंबर ये सब इसमें आ गए हैं। मतलब फिर से समझिए, मैंने कहा होल नंबर जो है वो सबके सब किस में आए हैं, पूर्णांक में। तो इसका मतलब जितने भी होल नंबर होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक जो है वो होल नंबर में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हो जाएगा। परमेय जो होते हैं वो क्या होता है, जितना इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर, ये सभी क्या होते हैं, परमेय होते हैं। तो परमेय बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर बात कर लेते हैं अपरमेय क्या होता है। तो परमेय समझने के बाद हम लोग सोचते हैं अपरमेय क्या होता है। अपरमेय संख्या, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर का नाम जानते हैं, इरेशनल नंबर। ये क्या होता है, ये बेसिकली वही हो जाएगा भैया, जैसे अगर हम लोगों ने उसको p/q के रूप में व्यक्त किया है तो इसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। मतलब वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कह देंगे। बात समझ में आ गई होगी। जैसे अगर हमसे एग्जांपल पूछा जाए तो जैसे मैंने कहा, मान लो अगर रूट में 2 है, पहली बात तो भैया √2 का वैल्यू मुझे पता नहीं है। अगर आप पता भी करोगे तो ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कहाँ आएगा, याद रखिएगा। अगर किसी के मन में ये बात चल रही है सर इसके अपान में 1 तो लगा सकते हैं, हाँ 1 लगा सकते हो सर। अगर 1 लगा सकते हैं तो ये तो परमेय बन गया, फिर p/q नहीं। किसी भी संख्या को पहले हम सॉल्व करते हैं फिर 1 लगाते हैं। अभी ये सॉल्व रूप नहीं, इसका वर्गमूल निकालिए, जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, फिर उसके अपान में 1 लगाइए, तब तो 1 लगा सकते हो। और वैसे देखकर 1 नहीं लगा सकते हो कि सर 1 लगा दे, तो जिसमें आपने किसमें लगाया था p/q बना लिए थे, तो यहाँ पर भी बन जाएगा। वो अपने आप में क्या एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन ये अपने आप में एक फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अपरमेय कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा √3 है यहाँ पर, लेकिन अगर हम √4 की बात करते हैं तो √4 का जो वैल्यू है वो निकलता है, कितना निकलेगा, 2। तो 2 अपने आप में क्या हो गया, एक फिक्स वैल्यू हो गया, और इसके अपान में 1 लगा सकते हैं तो हो गया p/q। ऐसे मैंने कहा, मान लो अगर हम इससे पूछा जाए 1.0100100 ये डैश डैश, तो ये भी क्या है, कोई क्रम नहीं है। अगर किसी खास क्रम में होता है जिसको हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, रेशनल है, लेकिन अगर किसी खास क्रम में नहीं है, कहाँ तक जा रहा है आपको ये भी नहीं पता चल रहा है, तो इसका मतलब वो रेशनल नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरमेय। जिसको आपको पता नहीं है, अंदाजा नहीं है, उसे हम लोग क्या करते हैं, अगर यही बातें अगर ऐसी लिखी होती है 1.252525, तो इसको हम लोग परमेय बना सकते हैं। परमेय बना सकते हैं मतलब 1.25 पे बार लगाएंगे, और इसको हमें पता है बार हटाने के लिए क्या करते हैं, बार हटाने के लिए हम लोग करते हैं 1.25, 2 पे 2 संख्याओं बार, उसके लिए 99 लगाते हैं, और पॉइंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और आगे जो संख्या होती है इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 124/999, यही 99, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिस पर बार लगा, जो बार बार संख्याएं आती है उसको हम परमेय बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्रम में नहीं लिखा है, कोई खास क्रम नहीं पता चल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरमेय संख्या कहेंगे। बातें समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने समझा परमेय और क्या समझा, अपरमेय समझा।
अच्छा यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर हम पाई की बात करते हैं, अगर कहीं सवाल में अगर आपको पाई दिखता है पाई, तो ये पाई अपने आप में क्या है, अपरमेय है। लेकिन अगर कहीं सवाल में याद रखिएगा पाई लिखा है तो आप इसके वैल्यू के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर इसका वैल्यू लिखा है तो आप पाई के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये जो है ये परिमेय है, और लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछता है परिमेय और अपरिमेय के बारे में, तो मान नहीं रखेगा, मान रख करके इसको सॉल्व नहीं करने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको तो हम सपोज करते हैं, मान लेते हैं और इससे हमारा काम हो जाता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं, और ये क्या है, अपरिमेय है। थोड़ा सा चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बात करते हैं। आगे बात करने का मतलब अभी हम लोगों ने समझा क्या क्या बातें पढ़ ली हम लोगों ने। एक तो नेचुरल नंबर के बारे में समझ लिया, दूसरा होल नंबर के बारे में समझ लिया, फिर हम लोगों ने इंटीजर समझ लिया, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, रेशनल नंबर पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इरेशनल नंबर देख लिया। इतनी बातें हम लोग पढ़ लिए हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद हमें समझते हैं एक बात और, जिसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। क्या इवन नंबर मतलब सम संख्या क्या होती है, और फिर हम बात करते हैं विषम संख्या क्या होती है, जिसको ऑड नंबर्स के नाम से जानते हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या, सम और विषम। अच्छा सम क्या होता है, सम की बात करते हैं तो जब किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, किससे, 2 से डिवाइड करते हैं, और वो संख्या क्या हो जाए, अपने आप डिवाइड हो जाए। मतलब जब कोई संख्या क्या हो, जब कोई संख्या 2 से क्या हो जाए, कट जाए, विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे सम संख्या कहेंगे। तो उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो भैया 0 अपने आप में क्या होता है, सम है। 0 को विषम नहीं मानते हम, 0 को सम मान के चलते हैं। याद रखिएगा 0 सम है। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो रहे हो। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है उसे हम लोग सम कहेंगे। लेकिन अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से क्या होगा, डिवाइड मतलब विभाज्य नहीं होगा। अगर 2 से विभाज्य नहीं होगा तो उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, विषम संख्या रखेंगे। क्या रखेंगे, विषम। 2 से विभाज्य नहीं होगा तो उसे विषम कहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डैश डैश इनफाइनाइट तक। याद रखिएगा सम और विषम में जो गैप होता है, अंतर होता है, वो 2-2 का होता है। इसकी जो सीरीज होती है वो 2-2 बढ़ती है। 0 के बाद 2, 2 के बाद 2, फिर 2 बढ़े, मतलब अगले नंबर को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं। यहाँ भी अगले नंबर को पाने के लिए क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले कि आप सम को किस फॉर्म में लिख सकते हो, सम को अगर मानना पड़ जाए कभी मुझे लिखने के लिए, तो सम को हम लिखते हैं 2m के फॉर्म में। इसको हम सम पढ़ते हैं। अगर कभी भी आपको 2m दिखाई दे उसे सम पढ़ेंगे। जहां यम की बात करते हैं तो यम अपने आप में क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। यम अपने आप में क्या है, पूर्णांक है। लेकिन अगर यही बात 2m+1 करके लिखा है तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये विषम हो जाएगा। ये क्या होगा, विषम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ भी यम क्या है, अपने आप में एक पूर्णांक है। तो अगर हमसे कभी पूछा जाए कि हम सम को अगर मानना चाहें तो क्या मान सकते हैं, सर हम सम को 2m मान सकते हैं, और विषम को क्या मान सकते हैं, 2m+1। 2m+1, तो ये हो जाएगा सम और विषम की बात करते हैं। अगले बात पे पढ़ते हैं। अगला बात जो हमारे पास है उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, जिसका नाम रखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मिल जाएगा अभाज्य, इसको हम प्राइम नंबर से। कंपोजिट संख्या क्या होती है, जब किसी भी नंबर को देखा जाए तो वो क्या होता है, अगर कोई भी नंबर की बात करते हैं, याद रखेंगे जो भी नंबर हमारे पास हैं, जितने भी नंबर आज तक बने हो, सभी नंबर 1 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। 1 के अलावा वो अपने आप से भी क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं एक और स्वयं संख्या की बात करते हैं, एक और स्वयं संख्या की बात करते हैं, एक और स्वयं संख्या को छोड़ देने पर, अगर एक और स्वयं संख्या के अलावा ऐसे लिखते हैं, के अलावा, के अतिरिक्त या अलावा किसी अन्य संख्या से
दी गई संख्या क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, दी गई संख्या विभाजित हो जाए या कट जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। बात फिर से समझिएगा, मैंने क्या कहा, भाज्य क्या होता है, मैंने कहा एक और जो स्वयं संख्या है, संख्या की बात ना की जाए, उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या की बात की जाए और उस संख्या से जो संख्या दी गई हो उसको हम भाग लगाएं और वो कट जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या के नाम से जानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम भाज्य की बात करते हैं तो एक अपने आप में ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो भाज्य और अभाज्य में याद रखेंगे एक की काउंटिंग नहीं होती है। कहाँ से काउंट होती है, दो से काउंट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अनंत तक जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाज्य की, तो भाज्य में हमने कहा एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से कट जाए। बताओ एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से कटेगा? नहीं, किसी से नहीं कटेगा। एक से तो कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाला। इसका मतलब ये भाज्य है, ये भी ये अभाज्य है। भैया गलत बता दिया मैंने, ये क्या है, ये भाज्य है। क्यों? किसी से कटना चाहिए ना, तो कट तो रहा है एक और स्वयं के अलावा दो से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाए उसका नाम भाज्य है, और जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे उसका नाम क्या होता है, अभाज्य होता है। क्या हो जाएगा? अभाज्य, जिसका नाम हम लोग रखते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? वे पूर्ण संख्या जो एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य से ना कटे, मतलब किसी से भी डिवाइड ना हो, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य। जैसे ये अपने आप में क्या है, अभाज्य है, ये अपने आप में क्या है, अभाज्य है, ये अपने आप में क्या है, अभाज्य। ये किसी से नहीं कट रहे हैं, अभाज्य। जो किसी से ना, ये भी कह सकते हैं जो किसी से ना कटे, मतलब एक और स्वयं की बात ही ना करे और कहते हैं जो किसी से ना कटे वो अभाज्य है, और जो किसी से कट जाए वो क्या है, भाज्य है। इसके अलावा एक बात और समझते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं गुणनखंड की, अगर गुणनखंड की बात करते हैं जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसी भी नंबर का अगर हम गुणनखंड करते हैं, जैसे मैंने कहा 4 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 4 का जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, देखो काट के देखते हैं। 4 को अगर काटने जाएंगे तो, या इसके खंड की बात करते हैं, इसमें 1 आएगा, इसका जो पार्ट होगा 1 आएगा, 1 के अलावा क्या आएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा, 4 आएगा। तो जिसके क्या होता है, एक और स्वयं तो होगा ही, कोई भी नंबर अपने से कटेगा, स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा, लेकिन उसके अलावा अगर किसी से कट जाए तो उसे हम लोग क्या कह देंगे भैया, उसे हम कह देंगे भाज्य। सिंपल तरीका होता है, जब हम नंबर का गुणनखंड करें, नंबर के पार्ट बांटे और उस पार्ट में क्या हो जाए, 2 के से ज्यादा हो जाए, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाए, उसे हम लोग क्या कह देंगे, भाज्य कह देंगे। और एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से क्या हो, उसके गुणनखंड में शामिल ही ना हो, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, अभाज्य कह देंगे। तो ये संख्याओं के बारे में था, जिसमें हम लोगों ने संख्या को लगभग पहचाना और सीखा। एक बार इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं, क्या क्या बातें कर ली एक बार फिर समझते हैं। हम लोगों ने संख्या की बात, डिजिट की बात कर ली, डिजिट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने नंबर की बात कर ली, नंबर में हम लोगों ने समझा कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के बारे में बात कर ली। रियल नंबर के बाद हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में बात कर ली, प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में समझा, फिर पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है इसके बारे में समझा हम लोगों ने, फिर इंटीजर क्या होता है इसके बारे में समझा। उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझा कि ऑड नंबर क्या है, ये भी समझा कि इवन नंबर क्या होता है। फिर हम लोगों ने ये भी समझा कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। हम लोगों ने ये भी समझा कि इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है, ये समझा। इसके बाद हम लोगों ने प्राइम नंबर के बारे में समझा, भाज्य अभाज्य क्या होता है। फिर हम लोगों ने कंपोजिट नंबर के बारे में समझा कि यह कंपोजिट नंबर भी क्या होता है। एक बात रह गई है, वो बात क्या रह गई, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास भाज्य संख्या है, ये हमारे पास भाज्य है, और ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये क्या है, अपरमेय है, अपरमेय है। और ये क्या है, परमेय है। ये हमारे पास सम है, और ये हमारे पास क्या है, विषम है। और ये पूर्णांक हो जाएगा, और ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। और ये प्राकृत या प्राकृतिक संख्या के नाम से भी जानते हैं, ये रियल वास्तविक संख्या हो जाएगी।
वास्तविक संख्या हो जाएगी। और ये हमारे पास संख्या क्या होती है इसके बारे में समझा, और संख्या के पार्ट किए। उसके पहले हम लोगों ने समझा अंक। इतनी बातें हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर हम बात करते हैं, एक बात और है जो छुटी हुई है, वो है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य नाम से पता चल रहा है, अभाज्य का मतलब होता है जो कटे ना, लेकिन सह का मतलब जो साथ साथ ना कटे। मतलब जैसे हमारे पास कोई भी दो नंबर लिखे हों, उस दो नंबर की अगर हम बात कर लें, उन दोनों में कॉमन क्या गुणनखंड कुछ भी ना हो। कॉमन गुणनखंड का मतलब जैसे मैंने कहा, मान लो अगर हमारे पास 12 और 15 लिखा, तो पता दोनों में कॉमन एक बात है। वो बात कॉमन क्या है? 3 है, क्योंकि 3 से ये भी कटता है और 3 से ये भी कटता है। तो ये अपने आप में सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य वे होते हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो। एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो, उसे हम लोग सहअभाज्य कहेंगे। और सहअभाज्य मतलब क्या हो जाएगा भैया? अगर हम जिनमें कॉमन की बात करते हैं, उभयनिष्ठ की बात करते हैं, दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ की बात करते हैं, और कॉमन क्या हो? सिर्फ एक हो, केवल क्या हो? केवल एक आए, केवल एक। अगर केवल एक अकेले कॉमन है, मतलब ये भी कह सकते हैं एक तो सब में कॉमन होता है, तो हम ये कह सकते हैं जो आपस में कटे ही ना, जो आपस में कटे ना ही, ऐसे पेयर को, ऐसे युग्म को हम लोग सहअभाज्य संख्या के नाम से जानेंगे। चलिए एक बार और बात समझ लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। पहली बात तो हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होते हैं। और जितने भी होल नंबर होते हैं वो सभी अपने आप में क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। सभी अपने आप में क्या है? इंटीजर है। और जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी अपने आप में क्या होता है भैया? परमेय होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात कर देते हैं, एक और पार्ट अलग होता है जिसका नाम होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये अपने आप में क्या है? अलग पार्ट है। अगर हम इन सबको मिला देते हैं, इन सबको मिला देते हैं, तो इस पूरे को हम लोग कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। तो एक बात समझ में आ गई। फिर वो बात क्या है कि सर अगर हम नंबर, कौन सा नंबर की बात है भैया? नंबर हमारे पास जो होगा, जो हमारे पास नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। क्या हो जाएगा? वो रियल नंबर। और रियल नंबर की बात अगर हमसे पूछा जाए तो रियल नंबर में दो बातें आ रही है, एक तो इरेशनल नंबर आ रहा है और एक क्या आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। तो हमसे कोई व्यक्ति पूछे फिर रियल नंबर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं रियल नंबर बराबर होता है रेशनल, जिसको हम लोग क्या होता है? क्यू डैश से व्यक्त करते हैं। रेशनल को क्यू डैश से प्लस, रेशनल को क्यू से और इरेशनल को क्यू डैश से, तो आर बराबर हो जाएगा क्यू प्लस क्यू डैश। वही व्यक्ति हमसे पूछ ले भैया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो हम बता देंगे सब, जब हम परमेय और अपरमेय को मिलाकर एक साथ लिखने की बात करते हैं तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, या फिर जिसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, वो सभी क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल की बात हो तो नेचुरल की बात होती है 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर की बात होती है 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर जो है अपने आप में क्या होता है? वो माइनस में भी होता है और प्लस में के साथ साथ 0 भी होता है। तो ये टोटल बात हुई नंबर की। इसके बाद हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे किसी भी नंबर का गुणनखंड कैसे करते हैं और गुणनखंड होता क्या है। किसी भी नंबर का गुणनखंड होता क्या है, तो हम ये समझते हैं संख्या का गुणनखंड। संख्या का गुणनखंड क्या होता है हम इसके बारे में समझते हैं। यानी फैक्टर ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा नंबर, फैक्टर ऑफ नंबर, संख्या का गुणनखंड। देखिए जब भी हमारे पास अगर कोई संख्या दी गई हो, कोई भी एक नंबर दिया गया है, अगर हम उस नंबर की बात करते हैं, उस नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, इस नंबर को अगर हम क्या होते हैं किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो नंबर से जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये पूर्णता क्या हो जाए? पूर्णता क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। अगर वो पूर्णता क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो जो काटने वाला नंबर होता है और जो नंबर कट रहा है, जो नंबर कट रहा है और जो काट रहा है, काटने वाले नंबर को हम कहते हैं कि इस नंबर का वो क्या है? गुणनखंड है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से सोचिए। मैंने कहा अगर हमारे पास कोई एक संख्या दी गई है और किसी अन्य संख्या से एक संख्या दी गई है और किसी अन्य संख्या से हम लोग क्या कर रहे हैं? दी गई संख्या को भाग लगा रहे हैं, और भाग करते वक्त पता चल रहा है कि जो संख्या दी गई है उस अन्य संख्या से ये संख्या क्या हो गई? पूरी विभाजित हो गई। तो अन्य वाली जो संख्या होती है उसको हम कहते हैं कि इस संख्या का ये क्या है? एक गुणनखंड है, एक पार्ट है।
मतलब जैसे मैंने कहा 12 की बात कर लेते हैं तो 12 किससे करता है सर? 12 1 से भी करता है, 12 2 से भी करता है, 12 3 से भी करता है, 12 जो है 4 से भी करता है, 12 6 से भी करता है, 12 से भी करता है। तो हम ये कह सकते हैं 12 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इनसे हो जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग, ये तो सिर्फ गुणनखंड है, लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो बात अलग हो जाती है। गुणनखंड अपने आप में एक अलग संख्या होती है और अभाज्य गुणनखंड क्या है वो अलग है। तो बात समझ में, गुणनखंड क्या होता है? मतलब संख्या को हम भाग लगाते हैं किसी अन्य संख्या से, और अगर संख्या कट गई तो अन्य संख्या, दूसरी वाली संख्या को, जिससे संख्या कटी हुई है उस संख्या को हम कह देंगे कि दी गई संख्या का यह क्या एक पार्ट है, मतलब एक गुणनखंड है। फिर ये अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? सॉरी, अभाज्य नहीं, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है कि जब किसी भी संख्या को हम क्या होता है डिवाइड करते हैं तो जो कटने वाली संख्या होती है वो क्या हो? अपने आप में अभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे हम लोग कह देंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे मैंने कहा 12 की बात करते हैं, अगर हम 12 को काटने की बात करें तो 12 को काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 को काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से कट गया। तो इसका मतलब हम इसको अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। देखो यहाँ पे जो 2 है ये अपने आप में क्या होता है? अभाज्य होता है, किसी से नहीं कटता। ये जो 2 है ये भी अपने आप में अभाज्य है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। तो ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड किसका? 12 का। जैसे हमसे कोई व्यक्ति पूछ ले, चलो बताओ भैया, मान लो 24 का पूछता है अभाज्य गुणनखंड, तो 24 को काटेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या? इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। इसको लिखते हैं 2 की पावर 3 × 3। तो याद रखिएगा जब हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसके जितने पार्ट हो, जैसे ये 2 पार्ट है, 2 आया है और 3 आया, 2 भी किसी से नहीं करता और 3 भी किसी से नहीं करता, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 24 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 × 3। तो ये था अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ऐसे कुछ सवालें हमें एक्सरसाइज में मिलेगी, एक्सरसाइज में से और अच्छे से समझेंगे। अभी आप इतनी बातें अगर समझ में आई है तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। हम लोगों ने समझा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड के बाद आते हैं हम लोग क्या पढ़ने भैया? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का मासा निकालना सीखते हैं और लासा निकालना सीखते हैं। मासा और लासा, मासा HCF जिसको इंग्लिश में कहते हैं, लासा जिसको LCM के नाम से जानते हैं। मतलब भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर लेते हैं, और LCM जिसमें हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जो सीखना है वो ये सीखना है कि अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का मासा और लासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या करना है, जैसे अगर मान लो हमसे पूछता है 24 और 2 संख्या ले लेते हैं, 24 और 36 का मासा भी पूछ ले और लासा भी पूछ ले, तो सबसे पहला काम है कि 24 का हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। 24 का क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? 24 को काटना पड़ेगा, तो काट लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 इकन्नम, 2 कट गया, ये बचा 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे, कट गया। अर्थात अगर हमें लिखना चाहें तो 24 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3, तो 2 की पावर 3 × 3। तो हम ये कह सकते हैं जो 24 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 की पावर 3 इंटू में क्या होगा 3। अगर ऐसे 36 को हम क्या कर ले, काट ले, तो 36 को काटेंगे तो हो जाएगा 18, तो 36 काटेंगे तो हो जाएगा 9, फिर काटेंगे 3 से तो ये 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो कट गया। अर्थात हम कह सकते हैं 36 को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2।
ये हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे तो पूछा गया इसका हमें एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। देखो एलसीएम में पता है दोनों में जो कॉमन होता है उनको तो उतारते ही हैं, लेकिन कॉमन में भी जो मिल रहा होता है उनका हम बड़ा वाला लेते हैं। बड़ा वाला का मतलब जैसे यहाँ 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 3, तो दोनों कॉमन तो है, 2 भी यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो कॉमन हम बड़े वाले को लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 भी तो कॉमन है, लेकिन हम 3 भी कॉमन है तो 3 की पावर 2 लेंगे। यानी एलसीएम में जो कॉमन होता है हम उसको बड़े वाले को लेते हैं। और अगर कुछ जैसे छूट भी जाता है तो जो छूट जाएगा उसको भी यहाँ उतारते हैं। हालांकि यहाँ पे तो कुछ छूटा नहीं है, लेकिन अगर छूट जाए जैसे मान लो दोनों में कॉमन ही ना हो तो उसको भी उतार लेंगे। और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। तो 9 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 72। ऐसे अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ जो होगा हमारे पास उसको अगर हम लिखना चाहें तो दोनों में जो कॉमन होगा, मैंने क्या कहा, दोनों में जो कॉमन होगा उसका जो हाईएस्ट फॉर्म होगा उसको हम लिखते हैं एलसीएम में, लेकिन उसका जो मिनिमम फॉर्म होगा जो कम से कम वाला मान होगा उसको एचसीएफ में लिखेंगे। तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन, लेकिन कम कौन है 2 की पावर 2 कॉमन। और यहाँ पे दोनों 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 1, लेकिन दोनों कॉमन तो है लेकिन कम कौन है 3 की पावर 1। तो यह जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 3, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 12। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, जो एलसीएम हो जाएगा 72। बातें समझ में आई हो कि नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, एक सवाल और समझते हैं हम लोग। जैसे हमसे कहता है 156 का और 320 का बताना है, क्या एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है, मासा और लासा दोनों बताने हैं। तो क्या करना है, हम इसको निकाल कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए करना क्या होता है, 156 को काट लेते हैं। 156 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 7 जा 14, 2 7 14, एक बच रहा है, एक इनको दे देंगे, लेकिन एक देंगे तो ये 7 नहीं होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो स्थान है वो दहाई का है और ये इकाई का है, तो जुड़ेंगे नहीं, तो ये इसका मतलब 1 और 6 ऐसे लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा 16, इसका मतलब 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, एक बचा, एक इनको दे देंगे 18, तो 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे 3 51 3, 3 53, फिर 13 से कट जाएगा, तो ये हो गया। ऐसे 320 को भी काटते हैं। अच्छा 156 को जब मैंने काटा तो क्या आया, 156 को काटने के बाद आया 2 की पावर 2 3 की पावर 1 इंटू 13। लेकिन अगर हम 320 को काटते हैं तो 320 को काटेंगे तो 2 से 160 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 20, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 10, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, और फिर 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा कट जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 320 को क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो ये हो गया संख्या का अभाज्य गुणनखंड। लेकिन मुझे चाहिए एचसीएफ, और एचसीएफ के लिए मैंने बताया आपको कॉमन तो लेंगे, लेकिन कॉमन जो होगा, कॉमन में क्या लेना है मुझे, छोटा वाला लेना है, जो छोटा वाला होगा। बताओ यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 6 है, तो छोटा कौन हुआ सर 2 की पावर 2 इंटू, और कुछ कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी नहीं लेना है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा 4 आएगा। याद रखिए जो कॉमन होगा सिर्फ कॉमन, यानी जो हमारे पास होगा केवल उभयनिष्ठ ही लेते हैं, अन्य को नहीं लेंगे, केवल उभयनिष्ठ की बात करेंगे, केवल उभयनिष्ठ की ही बात करेंगे, अन्य की बात नहीं करेंगे, तो वो एचसीएफ कहलाएगा। लेकिन अगर एलसीएम पूछा गया है आपसे तो क्या करना है, कॉमन तो लेना ही है, लेकिन कॉमन कौन सा लेना है, इस बार बड़ा वाला लेना है। कॉमन के साथ साथ अगर कुछ बच जाता है तो उसे भी लिखना है। कैसे, देखो भैया दोनों कॉमन तो हैं, लेकिन बड़ा कौन है, तो 2 की पावर 6 बड़ा है। ये दोनों 3 कॉमन है, नहीं कॉमन तो इनको भी उतार लो, 5 कॉमन है, नहीं तो इनको भी उतार लो, 13 कॉमन है, नहीं तो इनको भी उतार लो। मतलब एलसीएम में जो कॉमन है उनको तो लेंगे, लेकिन कॉमन में बड़ा वाला लेंगे। लेकिन अगर भैया क्या हुआ, कुछ बच रहा है तो सबको उतार लेना। अब करा दो गुणा, 2 की पावर 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 2 जा हो जाएगा 32, और 32 का 2 जा कर देंगे तो हो जाएगा 64। मतलब 2 को 6 बार गुणा कराना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, और 32 दूना 64। प्लस में क्या कर, सॉरी इनटू में क्या करना है, ये भी गुणा कराना है, 5 3 15 और क्या है 13, बारी बारी से गुणा कराते हैं। एक बार 15 का पहाड़ा पड़ता है, 15 का टेबल
15 चौको 60 का 0, कैरी जो हो जाएगा हासिल 6 हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 6 96 हो जाएगा। इनटू में कर देंगे 13 और 13 से कराएंगे तो हो जाएगा 0, 13 छंग 78 का 8 हो जाएगा, कैरी 7 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और 91 में 7 जोड़ देंगे तो 98। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एलसीएम। बातें समझ में आई है? अगर बातें समझ में आई तो जल्दी से एक बार नोट करोगे। और आगे बढ़ते हैं, एक चीज और समझते हैं, फिर हम आ जाएंगे इसके बाद अपने एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। वो बातें क्या है, जब हमारे पास संख्या दी हो तो संख्याओं और मासा लासा के बीच में संबंध पूछा जाता है। क्या होता है भैया, संख्याओं और HCF मतलब मासा तथा LCM मतलब लासा में संबंध पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, संबंध पढ़ेंगे। ये संबंध क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। संबंध पढ़ने चल रहे हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास दो संख्या हो जिसका नाम है हमारे पास A और B। मैंने कहा मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है A और B, याद रखिएगा A और B दो संख्याएं हैं और इनका हम लोग HCF भी निकाल लेते हैं, अभी सीखा, और LCM भी निकालते हैं इनका, ये भी हम लोगों ने सीखा। HCF भी सीखा, LCM तो एक कंडीशन ये बनती है कि भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या बातें बनती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है, ये LCM मतलब लासा इंटू HCF मतलब मासा के बराबर होता है। ये आपको एक सूत्र है जो याद रखना पड़ेगा। कभी कभी हमसे सवाल में सत्यापित करने के लिए कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड से मासा और लासा ज्ञात कीजिए और उसको क्या करिए, सत्यापित कीजिए। तो हम लोग याद रखेंगे पहले संख्या बराबर गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF मतलब मासा गुणे लासा, मतलब पहले संख्या को नाम क्या दिया है A और दूसरी संख्या का नाम क्या दिया है B, तो बराबर होगा LCM इंटू HCF के। ये फार्मूला आप याद रखोगे। मान लो अगर एक संख्या दी है दूसरी संख्या नहीं पूछ रहा है आपसे, तो A बराबर हो जाएगा LCM इंटू HCF बराबर में क्या हो जाएगा, जो दिया होगा। मान लो B दिया है, A पूछ रहा है तो A निकालने के लिए B से भाग करेंगे, और अगर क्या दिया गया है, A दिया गया है, B पूछ रहा है तो B निकालने के लिए A से भाग करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, मेन फार्मूला यही है, इसको पक्षांतर करके निकालेंगे। अगर यहीं पे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि तीन संख्या है A, B और C, तीन संख्याएं हैं, तो क्या होगा, अगर ABC का हमसे LCM भी निकालना में आता है और क्या आता है, HCF भी निकालना आता है। तो अगर हम LCM और HCF में संबंध पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा कि अगर हमसे कह दिया जाए ABC का क्या निकालना है, LCM, तो यहाँ पे हो जाएगा ABC का LCM यानी LCM ऑफ ABC इक्वल हो जाएगा A इंटू B इंटू C इंटू A इंटू B इंटू C इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास लासा हो जाएगा किसका, LCM A, B, C। अगर हमसे पूछता है क्या चीज, LCM नहीं HCF पूछता है किसका, ABC का LCM HCF पूछता है तो A इंटू B इंटू C ऊपर लिखेंगे LCM, नीचे लिखेंगे हम लोग यहाँ AB का LCM AB का इंटू LCM BC का इंटू LCM CA का। अगर हमसे कहता कि तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का क्या बता दीजिए, मासा बता दीजिए। तो मासा के लिए करते क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर गुणे में क्या लगा देंगे, लासा किसका, पहली दूसरी तीसरी का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली दूसरी का लासा, दूसरी तीसरी का लासा, तीसरी और चौथे का। लेकिन अगर यही बात हमसे LCM के लिए पूछता है कि ABC का बता दीजिए, LCM बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या गुणे HCF किसका, ABC का, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में वही हो जाएगा यहाँ पे LCM हो जाएगा किसका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का। LCM पूछेगा तो HCF रखना है, HCF पूछेगा तो LCM, तो यहाँ पे हो जाएगा HCF किसका, AB का इंटू HCF किसका, BC का इंटू HCF किसका, HCF हो जाएगा CA का। तो ये है कुछ संबंध है, इनको आप याद रखोगे। और हम लोग अब इसके साथ ही स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज
1.1। और ये जो क्लास होगी ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और इतने जो बेसिक लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया है इसको आप एक बार ज़रूर देखेंगे। और कल मिलते हैं 1.1 एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।